लास्ट वीडियो में हमने हाइगन का प्रिंसिपल समझा। हम लाइट को एज अ वेव हाइगन प्रिंसिपल के हिसाब से समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से ट्रैवल करेगी। बट द पॉइंट इज फायदा क्या। अब न्यूटन से पंगा लिया है। न्यूटन ने बोला देखो, मैं तो एक लॉ बना चुका हूं। अगर कोई रे इस तरह से आ रही हो, देखो रे मॉडल हो, यहाँ कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग मतलब अंदर नहीं जाएगी लाइट, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, तो वो इस तरह से निकल जाएगी। राइट, ये नॉर्मल लेते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल बीच में से निकलना चाहिए। ये नॉर्मल ले लिया सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और इस तरह से रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया एंगल आई। अब न्यूटन ने बोला देखो, मैं तो प्रूफ कर चुका भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना। और ये मैंने एक्सप्लेन किया लाइट को रे मानकर। आप बोल रहे हो लाइट है वेव, तो भैया ये करके दिखाओ। Prove law of reflection using Huygens principle. So this is our challenge in this video. हम angle I is equal to angle R proof करेंगे, बट लगाएंगे क्या? हाइगन प्रिंसिपल। तो चलो न्यूटन के लॉजिक से मुकाबला करते हैं। अब हमें रिफ्लेक्ट करानी है रे, तो हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेते हैं। मैं क्या करूंगा, हिंदी की कॉपी की जो लाइंस हैं उनका यूज जरूर करूंगा, हेल्प हो जाएगी सीधी सीधी लाइनें बनाने में। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा रख लूंगा, ऐसे, इस तरह से, है ना। स्केल से ले सकते हैं, अंदाजन सीधा मार सकते हैं अगर मेरे साथ रफ रफ आपको ये करना है तो। थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं बड़ा, यस। ठीक। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, याद रखिए। थोड़ा सा मजा कर लेते हैं यहाँ पे, ड्राइंग का स्केचिंग कर लेते हैं। और इसको शेड जैसा कर दिया मैंने कि भाई इसके अंदर लाइट नहीं जाने वाली, ये मिरर की तरह है। यहाँ पर लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो उस तरह से दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद रखिएगा, जो मैंने एक थोड़ा सा स्लैंट, थोड़े से एंगल पे रख दिया है। आप देखिए। चलिए न्यूटन से करते हैं मुकाबला। बोलिए न्यूटन क्या बोलता है। न्यूटन बोलता है देखो, यहां से एक रे आएगी सीधी सीधी, तो ठीक है, ये एक आ गई रे यहाँ पर सीधी सीधी, है ना। और यहां से मान लीजिए ये एक रे है जो आ रही है यहाँ पर। दो रेस बना ली, थोड़ा डिस्टेंस। और फायदा क्या हुआ, देखो हिंदी की जो कॉपी की लाइंस हैं, तो वो हमें, अगर हम उसे गाढ़ी ही कर देंगे तो हमें स्केल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और दो पैरेलल रेस हमने यहाँ पर बना ली। ठीक है, ये बोला न्यूटन। जवाब दे इसे। अगर रेस बन गई तो हमें पता है हम वेव फ्रंट बना सकते हैं, हाइगन की बात मान सकते हैं। हाइगन बात करता है वेव फ्रंट्स की। वेव फ्रंट और जो हमारे रेज हैं उनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री पर एक लाइन बना देंगे तो वेव फ्रंट बन जाएगा। अब इस रे से एक 90 डिग्री बनाओ, इस पॉइंट से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा जहां पे ये रे इंसिडेंट कर रही है, ये रे यहाँ इंसिडेंट कर रही है। राइट। तो यहां पर मैं एक 90 डिग्री से यहां से एक लाइन उठाता हूं, और यहाँ पर मुझे 90 डिग्री लगभग बना देना है अंदाजे से, मान लीजिए इतना। ठीक है, तो ये जो बना दिया ना मैंने, ये बन गया मेरा वेव फ्रंट। कौन सा है जी, ये ओल्ड है, अभी तो नया चल रहा है। हमें तो बताना है कि आगे क्या होगा, रिफ्लेक्ट कैसे होगा। तो ये हमने ओल्ड बना दिया, ओल्ड वेव फ्रंट। लिख दूं पूरा, ये लिख लीजिए, ओल्ड वेव फ्रंट। या, तो दिस इज विच वी हैव मेड। तो दे दिया जवाब। उसने दी हमें रे, हमने बना दिया वेव फ्रंट। चलो हाइगन के हिसाब से चलेंगे हम। चलिए, ये हो गया। तो इस वेव फ्रंट को अगर देखा जाए, नीचे से जो इसका बॉटम मोस्ट पार्ट है, ये हिट कर गया इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, इसने रिफ्लेक्ट हो जाना है। भाई शीशा है तो रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो पॉइंट है, ये तो भी रास्ते में है, इसको टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में, है ना। तो याद रखिए, अभी इसका जो रिफ्लेक्शन है वो तो होना शुरू हो जाएगा। अब हाइगन से पूछ रहा है न्यूटन, अब बता क्या होगा आगे। अरे देखो, हाइगन बोलेगा देखो, अगर वेव फ्रंट होता है, कोई भी पॉइंट ले लो, और अगर वो रिफ्लेक्शन हो रही है इस पॉइंट पे, अगर आप बोलते हो कि फ्यूचर क्या होगा या वेव कैसे ट्रेवल करेगी, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं अपना एक रिसोर्स बना देगा, अपना एक क्रिएट्स इट्स ओन सेकेंडरी वेवलेट। अब क्वेश्चन पैदा हो गया, कितना बड़ा, कितना बड़ा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो अगर ये पॉइंट यहां था, दोनों बराबर बराबर चल रही थी ये लाइनें, है ना। अब जब ये यहां टकरा गया, जब ये यहां टकरा गया, तो इसने तो रिफ्लेक्ट हो जाना है। राइट, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट कितना दूर जाएगा, उतना ही नहीं जाएगा जितना जब तक ये यहां से यहां पहुंचेगा। फिर से सोचिए, ये पॉइंट जब तक यहां पहुंचेगा, जब तक इतनी ही लेंथ में यहां से ये वेव फ्रंट वापस हो चुका होगा, रिफ्लेक्ट हो चुका होगा।
करेक्ट। मैं दोबारा से पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, देखिए दोबारा से, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल साथ साथ में थे दोनों रे के। अब ये तो गया टकरा, अब इसने वापस होना शुरू हो जाना है वेव फ्रंट, है ना। पर कितना दूर जाएगा सर? जितना ये इस साइड को जाएगा उतना ये उस साइड को चले जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होनी है, अंदर तो जा नहीं सकते। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कंपास से इसको नाप लेंगे, ये कितनी लेंथ है, उतना ही इस पॉइंट ने पीछे चले जाना है, रिफ्लेक्ट हो जाना है, और उसी से हमारे को सेकेंडरी वेवलेट मिल जाएगा। तो इस तरह की मैंने एक आर्क जैसी बना लेनी है, राइट। इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए यहां से नापा कंपास से, कंपास की जो हमारी पिन होती है वो यहां रखी, और यहां पर हमने एक आर्क जैसी लगा ली। इसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट है, पूरा सर्कुलर होगा इस तरह से। क्या पीछे बनाना चाहिए मुझे? क्या लाइट अंदर चली जाएगी क्या? नहीं नहीं, ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डॉटेड है इसका कोई नहीं सर, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइट को अंदर नहीं घुसने देगा। सेकेंडरी वेवलेट कैनॉट गो इनसाइड, राइट। तो हमें ये थोड़ा सा हिल गया स्क्रीन, या तो यहाँ पर मुझे जितना कब बना हो, एक छोटा सा आर्क बना लिया, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब जब तक ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया होगा, इस जगह ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया होगा, तो बेचारा ये तो अभी रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा ना। मान लो इसने बहुत ही छोटा अभी तक वेवलेट बनाया, सेकेंडरी वेवलेट, है ना, इतना ही डॉट ही, एक पॉइंट ही, है ना। और एक सेकेंडरी वेवलेट हमें ये मिल गया। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सेकेंडरी वेवलेट मिल जाते हैं दो, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और अगर हम उन्हें कॉमन टेंजेंट या कॉमन एनवलप बना दें, तो हमें नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चाप से इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये थोड़ी सी चालाकी हो गई, ज्यादा नहीं बनाए वेव फ्रंट, दो ही बनाए और काम चला लिया। तो इससे छूते हुए, यही टेंजेंट का मतलब होता है, छूते हुए एक लाइन बना दी। अरे ये सीधी नहीं बनी, रुकिए। तो इस तरह से हम छूते हुए एक लाइन निकाल सकते हैं, इस तरह से इस पॉइंट पे बना सकते हैं, राइट। ये आप बोलेंगे सर पॉइंट तो सेंटर में जा रहा है, बेटा मान लिया कि ये जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है, तो पॉइंट की कोई शेप नहीं होती, तो हम मान सकते हैं कि ये छोटा सा सेकेंडरी वेवलेट है, उसके पर टच कर रहा है, और ये हमारा जो बड़ा वेवलेट है उस पर टच कर रहा है। कॉमन टेंजेंट बना दिया। सर कॉमन टेंजेंट क्या होता है? कॉमन टेंजेंट तो हमारा हो जाता है न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट, अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज न्यू, राइट। तो ये आया था, ये टकराया इस सरफेस से, और ये वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें, सर अगर ये न्यू वेव फ्रंट है, तो क्या रे दिखा सकते हैं न्यूटन वाली? देखो, रे थी तो वेव फ्रंट बना लिया था, और अगर वेव फ्रंट है तो रे बना लीजिए। कैसे सर? इस वेव फ्रंट से एक रे अगर परपेंडिकुलर यहां से निकालनी हो, ये रही रे, रुकिए, इस पॉइंट से ऐसे रे निकाल देता हूँ, जहां से हमने टच किया था वो 90 डिग्री होगा एंगल, तो यहां से लगभग मैंने इस तरह से ये अंदाजन निकाल दी। ये कौन सी रे है? दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे, ये रे जो आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो देखिए, तभी तो उसके कारण ही तो न्यू वेव फ्रंट बन रहा है। और ये दोनों क्या है, देखो 90 डिग्री है कि नहीं है। तो उस हिसाब से हमने देखिए वेव फ्रंट से, नए वेव फ्रंट से नई रे बना ली। जो जो हमारा वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होके बना, उससे हमने रिफ्लेक्टेड रे बना ली। हो गया क्लियर? सो दैट इज डन। तो लगभग हमारी अगर देखा जाए डायग्राम इज कंप्लीट, वी आर डन। अब थोड़ा सा नेमिंग है, और थोड़ा सा समझना है कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को बोल देता हूं ओ, इस पॉइंट को बोल देता हूं पी, और इस पॉइंट को बोल देता हूं एम, और इस पॉइंट को बोल देता हूं एन। हो गया क्लियर? सो इनको नाम दे दिया। तो यहाँ पर पहला सवाल ये है, सर हम प्रूफ क्या करने आए थे, वही तो भूल गए डायग्राम में। अरे हम प्रूफ करने आए थे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये किसने कहा था? न्यूटन ने। तो सर पहले न्यूटन का बताइए, न्यूटन क्या कह रहा है? न्यूटन कह रहा है देखो, अगर रे यहाँ से आती है तो वो टकरा के ऐसे चले जाएगी, तो एंगल जो होगा इंसिडेंट का और रिफ्लेक्शन का वो सेम होगा, राइट। तो पहले तो सर ये कैसे बताएं, पहले न्यूटन का। तो न्यूटन का क्या है, न्यूटन के लिए हमें एक नॉर्मल खींचना पड़ता है, ये रहा नॉर्मल, सरफेस से याद रखिए, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, ये जो सरफेस है, इससे मैंने 90 डिग्री पर ये एक नॉर्मल बना दिया, क्योंकि हम जब लाइट थ्योरी करते हैं न्यूटन वाली, तो हम नॉर्मल से ही सारे एंगल लेते हैं। सो दिस इज द एंगल आई। अब आपको बधाई, क्योंकि ये एंगल आई है,
तो ये एंगल भी आई होगा। कैसे होगा सर, ऐसे कैसे बता दिया? आई विल डिस्कस इट लेटर, बट अभी तक ट्रस्ट मी, इफ दिस एंगल इज आई, ये जो ट्राइंगल है ओ एम पी, इसका ये एंगल भी आई होगा। और अगर ये एंगल हमारा रिफ्लेक्शन का है, रिफ्लेक्शन का है, राइट, रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्शन का है, तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, राइट। सो दिस ट्राइंगल ओ एम पी और ये ओ एन पी कि ये एंगल्स हमने जो न्यूटन ने बताए हमने वेव फ्रंट के अंदर ले लिए। तो हमें तो जवाब देना है ना इसका, हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा। तो भाई वेव फ्रंट के हिसाब से क्या करें, हमने अंदर ले लिए, सर ये एंगल है तो ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल है तो ये इसके इक्वल होगा, है ना। अब हमारा क्या काम हो गया सर, न्यूटन छोड़िए, मैं प्रूफ करता हूं कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये दोनों एंगल बराबर है कैसे? सर दो आपको सेट स्क्वायर जैसे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं दो ट्राइंगल्स ओ एम पी एंड ओ एन पी। सो वी विल से ट्राइंगल कंपेयरिंग, कौन कौन से एंगल, ट्राइंगल्स, वी विल कंपेयर ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एम पी एंड एंगल ट्राइंगल ओ एन पी, ये वाला जो ट्राइंगल है ओ एन पी, इनमें क्या कुछ समानताएं हैं, देखते हैं। सर पहली बात तो इनकी एक साइड कॉमन है, ओपी साइड देखिए, ओ एम पी की ये साइड है, ओ एन पी की भी एक साइड ओपी है। सो दे हैव वन साइड सेम, वन साइड सेम, कौन सी, ओपी, राइट। ये हमने एक साइड बता दी कि सर एक साइड तो कॉमन है, वो तो क्लियर है, ओपी दोनों के कॉमन है, ठीक है। एक और साइड कॉमन है, बता सकते हैं कौन सी? सोचिए सोचिए कौन सी साइड इन ट्रायंगल्स में जो साफ साफ हमने बनाई भी थी सेम। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, यहाँ पे इसको नापा था, इस डिस्टेंस को, और उतना ही ये पीछे जाएगा, जितना ये यहाँ तक पहुंचेगा, जब तक ये उतना यहाँ चले जाएगा, तो ये डिस्टेंस एम पी का जितना डिस्टेंस लिया था, अरे उतना ही तो हमने आर्क बनाया था, तो ओ एन बराबर होगा, तो ओ एन इज ऑल्सो इक्वल टू एम पी, एम पी, लीजिए। एक और चीज बता दें, दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल है। यहां पर देखो वेव फ्रंट और रे दिख गया, एंगल 90 डिग्री, यहां दिख गया वेव फ्रंट और रे 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 डिग्री है, दे हैव वन एंगल एज 90 डिग्री। थोड़ा सोचिए, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये रही दो साइड्स किसी ट्रायंगल की, है ना, और इक्वल यहाँ पे साइड बना दूं, क्या तीसरी साइड अलग हो जाएगी कि दोनों की सेम ही होगी? सेम ही होगी। अगर दो साइड्स इक्वल हो गई हैं, एक एंगल भी 90 डिग्री हमें पता है, भाई और क्या चाहिए? ये दोनों एंगल तो, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये तो डिट्टो हैं, राइट, डिट्टो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेम है, हूबहू हैं, राइट। और एक और फैंसी वर्ड दे देता हूं जिससे आपको डर लगे थोड़ा सा, कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट, दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये टर्म यूज करने वाले हैं हम, फैंसी वर्ड, congruent है। So comparing these two triangles, we saw how many sides are same, OP is same, ON is equal to MP, one angle is 90 degree। तो भाई और क्या रह गया, ये तो सर सेम ही ट्राइंगल्स हैं, बट बस रखे किसी और तरह से हैं। और अब अगर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, इफ वी प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, ऑल एंगल्स इन कॉन्ग्रुएंट, है ना, डराने के लिए, जिससे आपको लगे कुछ मुश्किल पढ़ रहे हैं हम, congruent, all angles in congruent triangles are equal, सभी एंगल्स इक्वल होंगे। यानी कि इस ट्रायंगल को अगर हम गौर से देखें तो इसका 90 डिग्री वाला एंगल इस एंगल के बराबर, यहाँ जो भी एंगल हो वो इस एंगल के बराबर, और यहाँ जो ये एंगल है आर, वो किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। तो हो गया भाई एंगल आई will be equal to angle R. So this is our derivation. We proved that angle I is equal to R. हमने नहीं ली हेल्प ली यहाँ पर कि बस रिफ्लेक्शन करके बता दें और ये बोल दें कि ये एंगल इक्वल है, हमने उन्हें वेव फ्रंट के अंदर डाला,
आई यहाँ पे माना, आर इसको माना। इसको प्रूफ करेंगे अभी कि मैंने ये एंगल कैसे सेम मान लिया, और हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कॉन्ग्रुएंसी से कि ये दो ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। इसी के कारण इनके सभी एंगल सेम होंगे, तो सभी एंगल में आई और आर भी आ जा रहे हैं, तो आई एंगल जो होगा वो आर के इक्वल होगा। अब देखिए डेरिवेशन के फ्लो में मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर जो ये रे जो इंसिडेंट एंगल लेके आएगी इस सरफेस पे, वो इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं समझा देता हूँ कि अभी कैसे मैंने सोचा हुआ है। देखिए, पहले तो इसका इंसिडेंट एंगल लेना हो तो हम हमेशा नॉर्मल से लेते हैं, तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये रहा, मान लीजिए इस सरफेस से बेटा नॉर्मल बनाना है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इससे 90 डिग्री होना चाहिए। ये बना दिया। तो दिस इज द एंगल आई, एंड आई सेड इट टू यू, ट्रस्ट मी दैट दिस एंगल विल बी आल्सो आई, राइट। आप थोड़ा प्रूफ करते हैं कि सर ये कैसे पता लगेगा कि ये एंगल इसके बराबर है। देखो, अगर नहीं पता हो, मान लो इस एंगल को नाम दे दें कुछ, थीटा। हमें नहीं पता ये कितना एंगल है ना, किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं, वो प्रूफ करते हैं। तो देखिए, बड़ा ही सरल है। जरा 90 डिग्रीज के थोड़ी सी लाइनें देखिए, एक ये लाइन और ये दिख रही है ना, ये लाइन और ये 90 डिग्री पे है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल आई है, तो अगर मैं ये बोल दूं सर ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस आई होगा। अरे भाई ये 30 है तो इसको 60 होना पड़ेगा, तभी तो टोटल होके 90 डिग्री होगा। इस 90 डिग्री का ही तो विभाजन किया हुआ है इन दो एंगल्स ने। तो इफ दिस एंगल इज आई, I know this angle must be 90 minus I. If this is 30, then this is 90 minus 30, which is 60, जिससे टोटल होके क्या बन जाए, 90 डिग्री। अंडरस्टूड सर, ये समझ गए हम, ये एंगल 90 डिग्री होगा। चलो, 90 माइनस आई होगा। अब थोड़ा और, ये वाला एंगल हमने डिसाइड कर चुके कि दिस एंगल इज 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, ओके। अब एक और 90 डिग्री की लाइन दिख रही होगी आपको, ये जो नॉर्मल है दिख रहा है, ये इसके साथ कितना है सर, ये भी 90 डिग्री है। सरफेस से 90 डिग्री ही तो बनाया था, तो दिस एंगल आल्सो इज 90 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ करूंगा 90 माइनस आई का और थीटा का, जो हमें एंगल नहीं पता, तो ये भी 90 डिग्री के बराबर होने वाला है। अगर ये 60 है तो इसको 30 होना पड़ेगा। यानी कि मैं यह कह सकता हूं, इस लाइन को देखो, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जोड़ जो होगा 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई और प्लस कर दूं थीटा। तो ये किसके बराबर होना चाहिए सर, 90 के ही बराबर होना चाहिए। समझिए थोड़ा, ये एंगल प्लस दिस एंगल 90 तो होगा, तो उस हिसाब से हम ये यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। 90 से 90 कैंसिल होते हुए नजर आएंगे इस इक्वेशन में आपको, और नेगेटिव आई को दूसरी साइड ले जाऊं तो मैं बोलूंगा भाई थीटा तो सर आई ही था। हो गया ना, इसीलिए मैंने आपको बोला था ट्रस्ट कीजिए। सो दिस एंगल इज नथिंग बट आई, राइट। अब चलते हैं एंगल आर पर। अब जो हमारा सेकंड सवाल था, जब मैंने बोला था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो ये इसके बराबर होगा, ये भी देखते हैं किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो एंगल जो भी हमारा न्यूटन बोलता है वो नॉर्मल के साथ एंगल बोलता है, तो दिस विल बी द नॉर्मल। इंसिडेंस की बात हो चुकी है, अब बस इस एंगल की बात करते हैं, आर की। आर, और मैंने बोला कि ये आर मान दीजिए, है ना, फ्लो खत्म ना हो इसलिए बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं हुआ, बोले नहीं सर बताइए किस तरह से। तो मान लो कुछ और एंगल है, ये थीटा है मान लीजिए, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, मुझे आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एंगल थीटा आर के इक्वल है। किस तरह से करें, उसी तरह से चलते जाएंगे जैसे हम चल रहे हैं। देखो थोड़ा, जरा इस ट्राइंगल पे थोड़ा जोर दीजिए, तरीका थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पे बताने का। इस ट्राइंगल पे जोर दें, तो ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर है, सेट स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा सर, ओके। ये एंगल थीटा है, हमें पता नहीं, बट आपको क्या ये एंगल पता है, ये वाला एंगल। भाई ये नॉर्मल है सरफेस पे सर, अगर ये आर है तो इस एंगल को होना पड़ेगा कितना, 90 माइनस आर। तभी तो इकट्ठा होके ये क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे ऐसे। दोबारा से समझिए, यहाँ पर 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में। एक हमें पता है रिफ्लेक्टेड रे जो है एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ आर, तो ये वाला बाकी कितना रह गया सर, बाकी रह गया 90 माइनस आर, तभी तो 90 बनेगा। अगर ये 30 तो ये 60,
इस तरह से होना ही है। तो अब देखिए, अगर हम ये एंगल पता लगा चुके हैं, हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये क्या नाम दिया था इनको, ओ बोला था, इसको पी बोला था, इसको एन बोला था। जरा ओ एन पी ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए। तो इसका एक एंगल हमें क्या पता लग गया है सर, 90 माइनस आर। एक एंगल पता है 90 डिग्री, तीसरा हमें पता नहीं थीटा, बट हमें ये तो पता है दैट सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल कितना होता है, 360 होता है, नहीं 180 डिग्री होता है, राइट। तो ये अगर हमें पता है तो हम लगा देते हैं सर। तो होना क्या चाहिए सर, 90 माइनस आर को जोड़ दें 90 डिग्री में, और तीसरा एंगल क्या है, थीटा है, थीटा, ये सर 180 के बराबर होना चाहिए। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, 90 जमा 90 कितना हो जाएगा भाई, 180 है ना, 180 माइनस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। यहाँ से 180 180 कट जाएगा, और क्या मिल जाएगा सर, माइनस आर है, दूसरी साइड ले जाइए। अरे सर आप सही बोल रहे थे, थीटा आर है, तो पहले मान जाते, ऐसे मुझे मेहनत करवाई। तो याद रखिए, यहाँ पर जब हमने डायग्राम बनाया था, तो ये जो आई एंगल है, ये इस एंगल के, ये वाले एंगल के बराबर होगा आई, और ये वाला आर जो एंगल है, ये इस एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने समझा है। थैंक यू।